उनके जरिए बिहार में जमीन कब्जा आसानी से कराया जा सके, क्योंकि वो उनका कार्यकाल एक्सटेंशन पर होंगे, वो परमानेंट नहीं है। 1.5 साल के भीतर जो नए सैटेलाइट सिटी बनाने हैं, इंडस्ट्रियल हब बनाने हैं, 10 लाख एकड़ जमीन जो कब्जा करना है, इन चुने हुए जो वर्तमान के प्रतिनिधियों का इसलिए कार्यकाल बढ़ाया गया, वो एक घूस है उनके लिए कि आपको इसीलिए 1.5 साल हम एक्सटेंशन दिए कि आप हमको जमीन कब्जा करा सके, क्योंकि भूमि अधिग्रहण कानून में साफ लिखा है कि कोई भी जमीन का अधिग्रहण आम सभा के ही जरिए होगा, और आम सभा की अध्यक्षता कौन करता है? यही पंचायती राज के मुखिया लोग। इसीलिए उनको ये दिया गया, क्योंकि और चुनाव टाल दिया गया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है। जो नए नियम बने हैं, इस नियम की बिहार में इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि बिहार के आम लोगों की जो माली हालत है, सरकार खुद स्वीकार करती है कि 70% लोगों के पास जो बिहार सरकार की सामाजिक आर्थिक नीति, तो इसकी जरूरत ही नहीं है। दूसरी बात, पंचायतों के विकास के लिए पैसे का जहाँ सवाल है, जो आवंटित धन है पहले से, उसका भी आप 60 से 70% इस्तेमाल कर रहे हैं। 30% पहले ही से अनयूटिलाइज है, और जब अनयूटिलाइज है, जो पैसा आपके पास था वही उपयोग नहीं हुआ, तो फिर नया पैसा आप क्यों लेना चाहते हैं? तीसरी बात कि जितना रुपए आप इससे वसूलेंगे, उससे ज्यादा आपका लागत आएगा वसूलने का। तो दुनिया में सिद्धांत है कि वैसा कोई टैक्स नहीं लेना है जिसकी लागत ज्यादा आती हो। चौथी बात, इनसे अगर जो लोग इस पे पैसा टैक्स सरकार को नहीं चुका देंगे, तो उनको क्या कार्रवाई आप करेंगे? इसका कोई मॉडल नहीं। चौथी बात, आप कह रहे हैं कुछ लोग कि यह पहले से कानून में था, तो पहले से कानून में था तो यह माना गया था जो कानून बनाते समय पंचायती राज का, कि हमारे पंचायती राज से इतनी सुविधाएं बढ़ेगी ग्रामीण क्षेत्रों में, जिससे लोगों की आमदनी बढ़ जाएगी, और आमदनी बढ़ेगी तो टैक्स। तो सच्चाई क्या है? आमदनी बढ़ी नहीं। अभी भी जो 20 साल पहले भारत के लोगों की आमदनी के मुकाबले बिहार की 1/3 थी, अब अभी 1/3 से थोड़ा नीचे आ गया है सर। उस समय 33% था, जो घटकर अब 31। तो सवाल है कि जब पैसे ही नहीं लोगों के हाथ में है गांव में, तो उनसे आप नया कर कैसे ले सकते हैं? जबकि उनसे पहले ही आप क्या ले रहे हैं? जीएसटी में कोई एग्जम्पशंस नहीं है। वो दिल्ली में भी बैठे वाले को भी 20% जीएसटी देना है, और गांव वाले को भी 20% जीएसटी देना है। तो कहने का मतलब है ऑलरेडी ग्रामीण क्षेत्रों में टैक्स काफी दे रहे हैं, नया टैक्स की अब कोई जरूरत नहीं है। ये हम लोग का सरकार है, इसी सरकार से सवाल है। इसीलिए इस टैक्स को विड्रॉ कर देना चाहिए, या संशोधित करते हुए केवल और केवल कॉमर्शियल एक्टिविटी पर, ग्रामीण क्षेत्रों में जो केवल कॉमर्शियल एक्टिविटी है उस पर ही। कॉमर्शियल का मतलब ये नहीं कि रेहड़ी लगाना, ठेला लगाना, सब्जी बेचना, इसको मैं कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं मानता हूं। कॉमर्शियल एक्टिविटी का मतलब होता है कि विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, या कोई उस तरह का व्यापार जिसको नोटिफाई किया जा सकता है। लेकिन बाकी जो एक कमरे के घर में रहते हैं, उन पर कैसे लगा सकते? कानून पढ़िएगा, ये कहीं नहीं लिखे हैं। वो लोग, सरकार की तरफ से बयान आया है कि हम सभी से टैक्स नहीं लेंगे। कहाँ लिखा है आपने कैबिनेट नोट में? आपने तो सभी के लिए लिखा है, ये कहीं नहीं लिखा कि सिलेक्टेड लोगों से लेंगे। हाँ, 100 रुपए से लेके 5,000 तक का वेरिएशन है, लेकिन 100 रुपया तो न्यूनतम देना होगा। अब जो कोई विधवा है गांव में, महिला जिसकी कोई आमदनी नहीं है, वो 100 रुपया कहाँ से लाके देगी सरकार को? ऐसे बहुत सारे परिवार हैं गांव में, जो सुअर चराते हैं लोग, जो भेड़ चराते हैं लोग, जिनकी फिक्स आमदनी नहीं है, उनको कहाँ से 100 रुपया महीने का ला कर देंगे? तो ये हम लोग का इसमें सवाल। आपके सवाल का जवाब 1 मिनट में। उसका एक और आयाम है, जो जिस आयाम पे थोड़ी सी मैं रोशनी डालना चाहता हूँ। आयाम ये है कि ऐसा जरूर है कि शहरी इलाकों में जो प्रॉपर्टीज हैं, घर हैं या कमर्शियल बिल्डिंग हैं, उन पर जो प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है वो कई सालों से नहीं बदला गया होगा, ये संभावना है। क्या सरकार ने इस बात का आंकलन लगाया है कि शहरी इलाकों में प्रॉपर्टी टैक्स किस साल में उसकी जो रेट थी वो रेट को बदला है? प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर रहा हूं, सर्कल रेट की बात नहीं कर रहा, बात समझिए। तो प्रॉपर्टी टैक्स
को आप कुछ नहीं तो जो उसके बराबर से तो बढ़ा सकते हैं। पिछली बार आपने उसको निर्धारित किया था, तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आपने उस प्रॉपर्टी टैक्स को क्यों नहीं बढ़ाया? जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है या बड़े बड़े लोगों के घर है, आपको अगर आमदनी बढ़ानी है तो वो स्रोत इस्तेमाल करिए। एक आयाम और, आप उसके बाद सवाल करिए। एक आयाम और खर्च पे कोई लगता है लगाम सरकार ने लगाने का निर्णय नहीं लिया है। उदाहरण देता हूँ, आप सबको मालूम है कि बड़ी भयंकर नीति एक घोषित की गई है लैंड एक्विजिशन की। आप सब जानते हैं कि लैंड बैंक को बढ़ाने का इरादा है, टाउनशिप्स बनाने का, इत्यादि इत्यादि। सवाल ये है कि हाँ, उद्देश्य उच्च लगता है, उच्चतम बल्कि लगता है, क्योंकि शहरीकरण बिहार में कम है। मान लिया, क्या ये तरीका है कि आप लैंड और एक्वायर कर लीजिएगा? किस लिए भाई जमीन आप एक्वायर कर लीजिएगा? उससे बेहतर ये क्या नहीं होगा कि आप जो हमारे जहां पर रोजगार, आज गैर कृषि क्षेत्र का रोजगार की बात कर रहा हूं, जहां पैदा हो रहा है, और वो हैंडलूम में हो रहा है, खिलौनों में हो रहा है, टेक्सटाइल्स बनाने में हो रहा है, एम्ब्रॉयडरी में हो रहा है, बैम्बू के काम में हो रहा है, कारपेट के काम में हो रहा है, मधुबनी पेंटिंग के काम पे हो रहा है, ज्वेलरी में हो रहा है, इत्यादि इत्यादि में और चीजें गिना सकता हूं। इस प्रकार लगभग हर जिले में आपके बिहार सरकार उन पे खर्च करने के लिए तैयारी नहीं दिखा रही, लैंड को और अक्वायर कर लेने के लिए क्यों कर रही है? यानी कि खर्च बढ़ा लो मगर उगाही करो कहाँ? सबसे गरीब आदमी से, वो भी ग्रामीण इलाके से। जी आप पूछें। डिलिमिटेशन भी हो गया है, इसके अलावा चुनाव जो है वो टल चुका है, इसे कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि के भीतर कि जो वर्तमान के जो जनप्रतिनिधि है चुने हुए पंचायती राज के, उनके जरिए बिहार में जमीन कब्जा आसानी से कराया जा सके, क्योंकि वो उनका कार्यकाल एक्सटेंशन पर होंगे, वो परमानेंट नहीं है। 1.5 साल के भीतर जो नए सैटेलाइट सिटी बनाने हैं, इंडस्ट्रियल हब बनाने हैं, 10 लाख एकड़ जमीन जो कब्जा करना है, इन चुने हुए जो वर्तमान के प्रतिनिधियों का इसलिए कार्यकाल बढ़ाया गया, वो एक घूस है उनके लिए कि आपको इसीलिए 1.5 साल हम एक्सटेंशन दिए कि आप हमको जमीन कब्जा करा सके, क्योंकि भूमि अधिग्रहण कानून में साफ लिखा है कि कोई भी जमीन का अधिग्रहण आम सभा के ही जरिए होगा, और आम सभा की अध्यक्षता कौन करता है? यही पंचायती राज के मुखिया लोग। इसीलिए उनको ये दिया गया, क्योंकि और चुनाव टाल दिया गया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है। सर एक सवाल है सर, सरकार इस पे उसको बता रही है कि आपको लगता है कि इस टैक्स से आत्मनिर्भर बनेगा? बिहार के लोग आत्मनिर्भर इसलिए हैं अभी तक कि बिहारी एक ऐसा राज्य है, लोगों आत्महत्या नहीं की, कर्ज के जाल में फंस करके आज तक बिहार का एक भी आदमी मौत के गले नहीं लगाया। यह सबसे बड़ा गारंटी है बिहार में आत्मनिर्भरता का। वो भले ही मजदूरी कर लेगा, लेकिन वो आत्महत्या नहीं करेगा। यह है आत्मनिर्भरता का फार्मूला बिहार का। जो विकसित राज्य जिनको आप कहते हैं महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, उन राज्यों में सबसे ज्यादा सुसाइड है किसानों के, खास तौर से मजदूरों के, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था कारपोरेट आधारित है और हमारी जो अर्थव्यवस्था ग्रामीण आधारित अर्थव्यवस्था है। इसीलिए यहाँ की सरकार कारपोरेट के दबाव में बिहार के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए नए नए प्रकल्प ला रही है। उसी में ये टैक्स सिस्टम भी है। आपके सवाल का एक और भी जवाब जरा समझने की कोशिश करिए कि 16वीं फाइनेंस कमीशन, मैं फाइनेंस कमीशन राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा हूँ, जिसका जो है कि बिहार को इन तीसरी स्तर की इकाइयों को, यानी कि शहरी और ग्रामीण, अगले 5 साल में यानी 26 से 30 तक 51,000 करोड़ की राशि स्थानांतरित की जाएगी 5 साल में। ठीक है,
यानी कि हर साल कुछ नहीं तो 12-12,500 करोड़ इन चारों किस्म की इकाइयों को स्थानांतरित की जाएगी। आपको इससे ये जो कर लगाया जा रहा है ग्रामीण इलाकों में, उसमें आपकी आमदनी क्या होने वाली है? बहुत हो जाएगी तो 500 करोड़ हो जाएगी सालाना। आपको 12,500 करोड़ वहां से मिलने वाला है। आप उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देने का मादा है आपका क्या? आपका 4,000 करोड़ का जो अभी तक स्थानांतरित होता था उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देने का तो मादा दिख नहीं रहा था। तो आपने क्या कैपेसिटी बिल्डिंग करी है इन छोटी इकाइयों की? ये भी सवाल उठाना चाहिए आप लोग को।